4 साल बाद एक 7 साल की बच्ची इस वक्त स्कूल के ग्राउंड में मौजूद थी। उसने एक ओवरसाइज टी शर्ट पहनी हुई थी और नीचे ब्लैक ट्राउजर। उसके बालों का उसने मैसी बन बनाया हुआ था। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। वो अपनी नीली नीली आंखों से सामने खड़ी लड़की को गुस्से से घर रही थी। उसने गुस्से से दोनों हाथों से उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने खड़े होने की? हमने कहा था ना, मोनिटर हम बनेंगे। कहते हुए वह बच्ची जोर जोर से उसके बालों को खींचने लगी। तभी पीछे से एक 12 साल के लड़के ने उसे कमर से पकड़कर पीछे खींचते हुए कहा, क्यूटी पाई, क्या कर रही हो? अगर भाई को पता चल गया कि तुम इस तरह से लड़ाई कर रही हो तो भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पीछे खड़े लड़के की आवाज़ सुनकर उस क्यूट सी लड़की ने पलट कर देखा तो पीछे एक हैंडसम सा 12 साल का लड़का खड़ा था। उसे देखकर उसे लड़की ने कहा, धैर्य पर इस चुड़ैल को हमने कहा था ना कि मॉनिटर हमें बनना है, तो फिर यह हमारे सामने खड़ी क्यों हुई? उस लड़की की बात सुनकर धैर्य, जो कि अब 12 साल का हो चुका था, उसने उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, क्यूटी पाई, रहने दो ना, हो गई तो हो गई। तुम्हें पता है ना, जीतोगी तो तुम ही। धैर्य की बात सुनकर वो लड़की, जिसकी आंखें नीली नीली थी, उसने चमकती आंखों के साथ कहा, हाँ, हम ही जीतेंगे, हमने सबको कहा है। अगर हमें वोट नहीं दिया तो हम सबका सर फोड़ देंगे। कहते हुए वह लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी प्यारी सी हंसी देखकर धैर्य ने उसके गाल खींचते हुए कहा, खुशी, तुम बहुत ज्यादा शैतान हो चुकी हो। यह कोई और नहीं खुशी थी, जो कि अब 7 साल की हो चुकी थी। धैर्य अभी 12 साल का हो चुका था। उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हम शैतान नहीं है, हम तो क्यूट एंजल है। कहते हुए खुशी अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर धैर्य को देखने लगी। धैर्य ने उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, भाई के सामने बाकी दुनिया के लिए तो तुम डेविल हो और भाई के लिए उनकी प्यारी एंजल। चलो अब आज तुम्हारा रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। देखते हैं कि इस बार तुमने क्या किया है। लास्ट टाइम तो बाउंड्री पर पास हुई थी तुम। इस बार भी अगर तुम्हारे परसेंट अच्छे नहीं आए तो भाई पक्का तुम्हें अच्छी पनिशमेंट देंगे। धैर्य की बात सुनकर खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम हमें डरा रहे हो धैर्य? धैर्य ने कहा, नहीं डरा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। कहते हुए वह दोनों स्कूल के कोने में आ गए, जहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट लगी हुई थी। धैर्य ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी देखकर आता हूँ कि तुमने कितने झंडे गाड़े हैं। कहते हुए उसका रिजल्ट देखने लगा। कुछ ही देर बाद वह हंसते हुए बाहर आया। उसने खुशी के दोनों गाल खींचते हुए कहा, इम्प्रेसिव, 60% आए हैं इस बार, पर फिर भी इस बार भी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही। भाई जो हमेशा 99% लाते हैं, उन्हें 60% तो कम ही लगेंगे। धैर्य की बात सुनकर खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, विराज को तो हमेशा हमें बस पनिशमेंट देनी होती है। हैंडसम विराज बहुत बुरे हैं पर वो हमारे हैं। खुशी की बात सुनकर धैर्य हंसने लगा। तभी पीछे से उन दोनों के कानों में 2 लड़कियों की आवाज पड़ी, धैर्य भाई। धैर्य ने पलटकर देखा तो पीछे एक 10 साल की लड़की और 9 साल लड़की खड़ी थी। वह दिन दोनों भी दिखने में काफी क्यूट लग रही थी। वह दौड़ते हुए उन दोनों के पास ही आ रही थी। धैर्य ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, धानी, अनु, तुम दोनों ने रिजल्ट देख लिया। इस बार क्या स्कोर किया है तुमने? धैर्य की बात सुनकर अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई 80%। धनी ने दांत दिखाते हुए कहा, 75%। उन दोनों की बात सुनकर धैर्य ने कहा, ठीक है, अच्छा स्कोर किया है तुमने। वैसे दंश भाई कहाँ है? धैर्य के सवाल पर धानी ने कहा, पता नहीं, वो कहाँ चले गए, आते ही होंगे। धानी ने इतना कहा ही था कि सामने से एक हैंडसम सा लड़का, जिसकी उम्र 15 साल के आसपास होगी, चलता हुआ उनकी तरफ आने लगा। वो दिखने में काफी हैंडसम था। आसपास की सारी छोटी छोटी बच्चियां उसे ही घूर घूर कर देख रही थी। ये था दंश सिंघानिया, जो अब 15 साल का हो चुका था। दंश ने धैर्य और खुशी की तरफ देखते हुए कहा, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो रहते हो? दंश खुशी को देखने लगा, जो उसे देखकर अजीब सा मुंह बना रही थी। खुशी ने धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, हम जा रहे हैं, हमारे विराज हमें लेने के लिए आ रहे होंगे। कहते हुए खुशी वहां से भाग गई। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर दंश के हाथ की मुट्ठी बांध गई।
खुशी सबके साथ बात करती थी पर उसे हमेशा इग्नोर करती थी क्योंकि वह विराज को पसंद नहीं और खुशी को भी वह इंसान पसंद नहीं था। दंश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर धैर्य ने कहा, भाई क्या हुआ, चलिए हमें घर भी जाना है। कहते हुए धैर्य ने अनु और धानी का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर वहां से जाने लगा। दंश ने जाती हुई खुशी की तरफ देखते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? मैंने बचपन में सिर्फ एक बार तुम्हें बंद किया था, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, फिर भी मुझसे ऐसे दूर भागती हो जैसे मेरे अंदर कांटे लगे हुए हैं। कहते हुए दंश भी वहां से चला गया। दूसरी तरफ खुशी दौड़ते हुए स्कूल के पिछले हिस्से में आ गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, विराज कहाँ हो आप? कहते हुए दौड़ने लगी। कुछ ही दूरी पर उसे एक परछाई नजर आई जो कि स्कूल के पिछले हिस्से में खड़ी थी। खुशी दौड़ते हुए जाकर पीछे से उसके गले से लग गई। यह एक लड़का था जिसकी हाइट खुशी के मुकाबले लगभग 2 गुनी थी। खुशी 3 फीट थी तो वह लड़का लगभग 6 फीट का। खुशी ने क्यूट सी वॉइस में कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम आपको कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। खुशी की आवाज सुनकर वह लड़का पीछे पलट गया। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहद सख्त एक्सप्रेशन थे। खुशी को देखकर उसने खुशी के हाथ को मजबूती से दबाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना तुम किसी को टच नहीं करोगी, तो तुमने उसे खुद को टच क्यों करने दिया? कहते हुए वह लड़का जो कोई और नहीं विराज था, उसकी पकड़ खुशी के नाजुक से हाथ पैर मजबूत हो गई। विराज भी 15 साल का हो चुका था। वक्त के साथ साथ वह और भी ज्यादा कठोर हो गया था। दुनिया के लिए तो वह एक मिस्टीरियस मिस्ट्री था, पर खुशी के लिए वह एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान था। विराज की मजबूत पकड़ का एहसास होते ही खुशी की नीली नीली आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, हमें दर्द हो रहा है विराज। खुशी की आवाज सुनकर विराज की पकड़ खुशी के हाथ पर ढीली हो गई। अगले ही पल उसने खुशी को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। खुशी भी विराज पर अपनी पकड़ मजबूत करके धीरे धीरे से सिसकने लगी। उसने रोते हुए कहा, आप बुरे हो पर हमारे हो। खुशी की बात सुनकर विराज के होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई। उसने कुछ भी नहीं कहा और खुशी को इस तरह से अपने सीने से लगाए रखा। कुछ देर बाद विराज ने नीचे झुककर खुशी को अपनी गोद में उठा लिया। खुशी ने भी अपने दोनों हाथ विराज के गले में लपेटे हुए कहा, आपने खुशी को रुलाया, अब खुशी को गिफ्ट चाहिए वरना खुशी आपसे बात नहीं करेगी, कट्टी कर लेगी। खुशी की बात सुनकर कहा, क्या चाहिए तुम्हें? विराज की बात सुनते ही खुशी ने चमकती आंखों के साथ कहा, चॉकलेट। कहते हुए क्यूट सी स्माइल के साथ विराज को देखने लगी। विराज ने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर एक बड़ा सा चॉकलेट खुशी के सामने कर दिया, जिसे देखकर खुशी ने झटके से चॉकलेट को छीन लिया और रबर निकालकर मजे से चॉकलेट खाने लगी। विराज उसे गोद में लेकर स्कूल से पार्किंग एरिया की तरफ आ गया। वहां पर ऑलरेडी एक लग्जरियस कार पार्क थी। विराज को देखते ही ड्राइवर ने बाहर आकर कार का दरवाजा खोला और खुशी को लेकर इस तरह से करके अंदर बैठ गया। अब तक खुशी ने चॉकलेट से अपने पूरे चेहरे को गंदा कर लिया था, साथ ही उसके हाथों पर भी मेल्टेड चॉकलेट लग चुकी थी। विराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। खुशी अभी भी उसकी गोद में बैठकर मजे से चॉकलेट खा रही थी। खुशी ने अपना चेहरा ऊपर उठकर विराज की तरफ देखते हुए कहा, हैंडसम विराज, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम हैंडसम दादू से मिलने के लिए जा रहे हैं या फिर हम हमारे घर जा रहे हैं? विराज ने खुशी की बात सुनकर उसके होठों को टिश्यू से साफ करते हुए कहा, तुम्हें कहाँ जाना है? खुशी ने चमकती आंखों के साथ कहा, हमें हैंडसम दादू से मिलने के लिए जाना है, हमें उनके पास लेकर चलो ना प्लीज। कहते हुए खुशी क्यूट सा पाउट बनाकर विराज को देखने लगी। विराज ने अच्छे से उसके चेहरे को क्लीन करते हुए कहा, हम उनसे ही मिलने के लिए जा रहे हैं। विराज की बात सुनकर खुशी ने खुशी से उछलते हुए कहा, सच में? कहकर उसने विराज के गाल पर किस कर दिया। विराज अभी भी इमोशनलेस आंखों से चुपचाप बैठा हुआ था और खुशी उसके सीने पर अपना सर रखकर उसकी शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में चारों बच्चे वापस मेंशन आ चुके थे। लिविंग रूम में सिंघानिया मेंशन के सभी बड़े बैठे हुए थे। उन चारों को देखकर सबने उनके परसेंट पूछे। अनु को 80%, धानी को 75%, धैर्य को 85% और दंश को 98%। दंश ने क्लास में सेकंड रैंक हासिल की थी। किसी ने भी नहीं पूछा कि
फर्स्ट रैंक किसकी आई है, क्योंकि सब जानते थे कि अगर दंश सेकंड आया है तो जरूर फर्स्ट आने वाला विराज होगा। आरती जी ने प्यार से दंश के माथे पर किस करते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन बेटा। दंश ने बस हल्की मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा। अर्जुन जी ने पीछे देखते हुए कहा, क्या विराज नहीं आया? अर्जुन जी के सवाल पर धैर्य ने कहा, शायद वो उनसे मिलने के लिए गए होंगे। वो हमेशा पहले उनसे ही मिलने के लिए जाते हैं। धैर्य की बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा। वही आरती जी के चेहरे पर हल्की उदासी नजर आने लगी। दंश ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी मॉम, आज जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। दंश की बात सुनकर आरती जी ने कुछ नहीं कहा। राम जी ने दंश की तरफ देखते हुए कहा, हमारे पास आओ दंश। दंश ने राम जी के पास आकर प्यार से कहा, जीते रहो। राम जी ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, हम चाहते हैं कि नेक्स्ट मंथ आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए लंदन जाए। बड़े होने के बाद आपको ही सिंघानिया कॉरपोरेशन का संभालना है। हमें यकीन है कि आप हमारी बात को समझेंगे। राम जी की बात सुनकर दंश के चेहरे का रंग बदल गया। उसने अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए कहा, दादू क्या जरूरी है मुझे लंदन जाना? मतलब मैं यहीं पर भी तो रहकर पढ़ाई कर सकता हूँ ना। राम जी ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सख्त आवाज में कहा, नहीं, आपको लंदन जाकर ही पढ़ाई करनी होगी। आप सिंघानिया परिवार के होने वाले हेड हैं। आपके पूरे सिंघानिया कॉरपोरेशन को संभालना है और उसके लिए इंडिया में आपको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी। आपको लंदन जाना ही होगा। कहते हुए राम जी के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी सख्त थे। दंश ने चुपचाप अपना चेहरा नीचे झुका लिया। वह इंडिया से नहीं जाना चाहता था, जिसकी वजह वह किसी को नहीं बता सकता था। राम जी के चेहरे पर बेहद सख्त एक्सप्रेशन थे। उन्होंने खुद से कहा, हम अच्छे से जानते हैं कि आप क्यों नहीं जाना चाहते, पर हम भी आपके दादाजी हैं। हम आपको यहाँ से भेज कर ही रहेंगे। अपने एक पोते को तो खो चुके हैं, दूसरे को खुद से दूर नहीं होने देंगे। कहते हुए उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा सख्त हो गए। दूसरी तरफ विराज की कर्मे खुशी और के सीने पर अपना सारा रखकर सो चुकी थी। विराज उसके सर को सहलाते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर काफी सख्त एक्सप्रेशन थे। विराज ने धीरे से झुककर खुशी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें किसी के पास नहीं जाने दूंगा, किसी के पास नहीं। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। कहते हुए विराज के चेहरे पर जुनूनियत नजर आने लगी। उसकी पकड़ नींद में ही नाजुक सी खुशी पर मजबूत हो गई। खुशी नींद में ही कसम साने लगी। विराज ने उसे पर अपनी पकड़ ढीली की और उसे अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। करीब आधे घंटे के बाद उनकी कार एक बड़े से आलीशान मेंशन के सामने आकर रुकी। मेंशन के दोनों तरफ बड़े बड़े गार्डन थे और गार्डन में कई सारे फूल और फलों के पौधे लगे हुए थे। गार्डन के बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन था, जो दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। विराज ने खुशी की तरफ देखा और उसे उसी तरह से अपनी गोद में लेकर मेंशन के बाहर आ गया। डीजे एक्साइड आवाज में चिल्लाते हुए बाहर आए, वेलकम मेरे शेर, मेरी शेरनी कहाँ है? कहते हुए उनका ध्यान विराज पर गया, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वह अपनी कोल्ड नजरों से चारों तरफ ऐसे घूर कर देख रहा था जैसे पेड़ पौधे उसके दुश्मन हो। उनका ध्यान उसकी गोद में छोटी सी खुशी पर गया, जो कि सुकून से सो रही थी। वह समझ गए कि विराज उन्हें ही घूर रहा है। उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी शेरनी सो रही है। कहते हुए वह उन दोनों के पास आ गए। खुशी सोते हुए काफी क्यूट लग रही थी। उन्होंने खुशी को टच करने के लिए अपना हाथ आगे किया ही था कि विराज ने कहा, सो रही है वह। कहते हुए विराज डीजे को इग्नोर करके खुशी को लेकर मेंशन के अंदर आ गया। डीजे ने खुद से कहा, खड़ूस कहीं का। कहते हुए वह भी अंदर आ गए। डीजे की उम्र अब 60 साल हो चुकी थी, फिर भी वह दिखने में काफी हैंडसम और फिट थे, इसलिए खुशी उन्हें प्यार से हैंडसम दादू कहती थी। डीजे और खुशी का बॉन्ड काफी अच्छा था। हमेशा से कोल्ड रहने वाले डीजे और विराज खुशी के सामने कुछ और ही बन जाते थे। दुनिया के सामने खतरनाक गैंगस्टर डीजे, इन दोनों शैतानों के सामने इनोसेंट से दादू बन जाते थे। विराज खुशी को लेकर सीधा ग्राउंड फ्लोर के एक रूम में आ गया। रूम पिंक थीम से डेकोरेट किया गया था। ये डीजे के मेंशन में बना हुआ
खुशी का रूम था। विराज ने खुशी को अच्छे से बेड पर लेटा दिया और उसके आसपास पिलो लगा दिए। पीछे से डीजे ने हंसते हुए कहा, अरे अब वो बड़ी हो चुकी है, तुम्हें अब उसका इस तरह से ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। डीजे की बात सुनकर विराज ने अपना चेहरा ऊपर उठकर डीजे को घूरते हुए कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर वह नीचे गिर गई और उसे चोट लग गई तो। विराज की बात सुनकर डीजे ने अपने हाथ हवा में उठाते हुए कहा, माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें अपनी बेबी का ध्यान कैसे रखना है। अब बताओ रिजल्ट कैसा रहा तुम दोनों का। विराज अपने बिना किसी इमोशन के अपनी मार्कशीट डीजे के सामने कर दी और खुशी के रूम में रखे हुए लैपटॉप के सामने आकर बैठ गया। डीजे ने एक्साइट होते हुए कहा, 99.60 ग्रेट, काफी अच्छी स्कोरिंग है। वैसे 2 मार्क्स कहाँ काटे तुम्हारे, क्योंकि लास्ट टाइम तो तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आए थे। डीजे के सवाल पर विराज ने कुछ नहीं कहा। डीजे जानता था कि विराज उसे जवाब नहीं देने वाला है। डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, और मेरी शेरनी ने कितने % लाई हैं? डीजे के सवाल पर विराज ने बेहद गुस्से से कहा, 60। डीजे ने जैसे ही सुना, डीजे के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उन्होंने खुशी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मेरी शेरनी कितनी पढ़ाई करने लगी है। पिछली बार तो 38% लेकर आई थी, पर इस बार 60 लेकर आई है। अगली बार 60 से 80 तक लेकर आएगी। देखना तुमसे भी ज्यादा होशियार होगी मेरी शेरनी। डीजे की बात सुनकर विराज ने कुछ नहीं कहा और लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलने लगा। कुछ ही देर बाद वह उठ खड़ा हो गया। उसने डीजे की तरफ देखते हुए कहा, नेक्स्ट मीटिंग कब है? कहते हुए विराज के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। विराज के सवाल को सुनकर डीजे के चेहरे के भी एक्सप्रेशन काफी खतरनाक हो गए। उन्होंने एक नज़र सो रही खुशी की तरफ देखते हुए कहा, बाहर चलो। कुछ देर बाद विराज और डीजे एक बड़े से रूम में मौजूद थे, जहां पर आसपास कई सारी किताबें और कई सारी फाइल्स मौजूद थी। विराज इस वक्त इस कमरे की एक खिड़की के पास खड़ा होकर गार्डन को घूर रहा था। विराज की पर्सनैलिटी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा डार्क हो चुकी थी। पहले तो वह सिर्फ डरावना था, पर अब बहुत ज्यादा डरावना हो चुका था। उसके भाई बहन जो पहले उसके आसपास जाने से डरते थे, अब वो उसे दूर से देखकर ही डर कर भाग जाते थे। उसके चेहरे पर पहले मुस्कुराहट आ जाती थी, पर अब जैसे मुस्कुराना वह पूरी तरह से भूल चुका था। उसके चेहरे पर सिर्फ खुशी को देखकर सॉफ्ट एक्सप्रेशन आते थे। ऐसा लगता था जैसे वह पूरी दुनिया के लिए मशीन बन चुका हो, खुशी के लिए ही वह जी रहा हो। डीजे ने विराज के पास आते हुए कहा, विराज, नेक्स्ट वीक इटली में होने वाली मीटिंग में आपको हमारे साथ चलना होगा। डीजे की बात सुनकर विराज ने पलटकर डीजे की तरफ देखते हुए कहा, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं आ सकता। विराज की बात पर डीजे ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर बहुत लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए, पर आपको हमारे साथ चलना ही होगा। अब आप ऑफिशियल तौर पर किंग है। अगर नॉर्मल मीटिंग होती तो हम आपको अपने साथ चलने के लिए नहीं कहते, पर यह नॉर्मल मीटिंग नहीं है। डीजे की बात सुनकर विराज ने कुछ देर तक सोचते हुए कहा, फिलहाल मैं कुछ नहीं बता सकता, जब तक वह सही सलामत ना हो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। कहते हुए विराज वापस खुशी के रूम में आ गया। डीजे ने अपना सर हिलाते हुए कहा, पता नहीं ये लड़का करना क्या चाहता है। कहते हुए डीजे भी विराज के पीछे आ गए। नन्ही सी खुशी उठ चुकी थी और अपनी आंखों को मसल रही थी। उसने आसपास देखते हुए कहा, विराज, कहाँ हो आप? कहते हुए उसका ध्यान विराज पर गया, जो कि अभी अभी दरवाजे से अंदर आया था। विराज को देखकर उसने अपनी दोनों बाहें हवा में लहराते हुए कहा, हमें गोदी लो। विराज ने खुशी के पास आकर उसे उसी तरह से अपनी गोद में उठा लिया। खुशी ने अपने दोनों पैरों को विराज की कमर के इर्द गिर्द लपेट लिया और अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन पर एडजस्ट करते हुए उसने अपना छोटा सा सर विराज के सीने पर रखते हुए कहा, हैंडसम दादू कहाँ है? हमें उनसे मिलना था, आपने हमें उठाया क्यों नहीं? हम यहाँ पर पहुँच गए, फिर भी हम आपसे गुस्सा हैं। अब हम आपसे कट्टी कर लेंगे, हमें चॉकलेट दो। खुशी की बात सुनकर विराज ने बेहद कर आवाज में कहा, आपको दिन में सिर्फ 2 चॉकलेट अलाउड है, जो कि आप खा चुकी है, तो एक और चॉकलेट की डिमांड नहीं कर सकती आप।
विराज की आवाज सुनकर खुशी का मुंह बन गया। विराज जब भी सख्त आवाज में बात करता था, जिसका साफ मतलब होता था कि अब खुशी को आगे कुछ भी नहीं बोलना है। उसने विराज के सीने पर बाइट करते हुए कहा, गंदे विराज, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। कहते हुए उसका मुंह बन गया। विराज उसे उसी तरह से गोद में लेकर बाहर आ गया। बाहर आते ही खुशी का ध्यान लिविंग रूम में बैठे डीजे पर गया। डीजे को देखते ही खुशी विराज की गोद में ही उछलने लगी। उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, हैंडसम दादू। कहते हुए विराज की गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। खुशी को इस तरह से खुद की गोद से उतरने की कोशिश करते हुए देखकर विराज की आंखें सर्द हो गई। उसने खुशी पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, खुशी। विराज की सर्द आवाज सुनकर खुशी ने अपना चेहरा ऊपर उठकर विराज की तरफ देखते हुए कहा, विराज, हमें हैंडसम दादू के साथ खेलना है, हमें नीचे उतारो ना। विराज ने गुस्से से अपनी आंखों को बंद किया। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि खुशी उसके अलावा किसी और के करीब जाए। यहाँ तक कि उसे ये भी पसंद नहीं था कि खुशी किसी और को टच करे। वह अपनी वजह से खुशी को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, पर वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता था। गिन चुनकर कुछ लोग थे जिनके करीब विराज खुशी को जाने देता था, पर फिर भी उसका दिल उसे इसकी इजाजत नहीं देता था। खुशी ने इनोसेंट का फेस बनाते हुए कहा, हमें जाने दो ना हैंडसम दादू के पास। खुशी के काफी कहने के बाद विराज ने उसे नीचे उतार दिया। खुशी अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ते हुए आकर सीधा डीजे की गोद में चढ़ गई। डीजे ने उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, मेरी शेरनी कैसी है, क्या आपने मुझे याद किया? खुशी ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, नहीं, हमने आपको याद नहीं किया। डीजे ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, इसका मतलब आप हमसे प्यार नहीं करती। कहते हुए डीजे का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वह रोने वाले हो। उनका चेहरा देखकर खुशी ने प्यार से अपने छोटे छोटे हाथों में उनका चेहरा भरते हुए कहा, हैंडसम दादू, क्या आप उदास हो गए? डीजे ने पाउट बनाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, मेरी शेरनी ने तो मुझे याद ही नहीं किया, जबकि मैं तो दिन भर सिर्फ मेरी शेरनी को याद करता रहता हूँ। अब तो अपने डीजे से प्यार ही नहीं करती ना। डीजे की बात सुनकर खुशी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, किसने कहा? हम विराज के बाद सबसे ज्यादा प्यार आपसे करते हैं। कहते हुए खुशी ने डीजे के दोनों गालों पर किस कर दिया। खुशी की हरकत देखकर डीजे के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वही विराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह तेज कदमों से चलता हुआ वहां से दूसरी तरफ चला गया, क्योंकि वह खुशी को इस तरह से किसी और के साथ घुलता मिलते नहीं देखना चाहता था। वह चाहता था कि खुशी की दुनिया उसी से शुरू होकर इस पर खत्म हो जाए। वह जानता था कि ये सेल्फिशनेस है, पर वह खुशी के लिए सेल्फिश बनने के लिए तैयार था। विराज वहां से अपने पर्सनल स्टडी रूम में चला गया, जहां पर कई सारे मॉडर्न कंप्यूटर रखे हुए थे और उन पर बैठकर कुछ काम करने लगा। वही लिविंग रूम में डीजे और खुशी मस्ती कर रहे थे। डीजे घोड़ा बनकर खुशी को अपनी पीठ पर बैठकर घुमा रहे थे। डीजे के मेंशन के सभी सर्वेंट मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे थे। जब भी खुशी और विराज यहाँ पर आते थे, डीजे का एक अलग ही नेचर उन्हें देखने को मिलता था, वरना डीजे हर वक्त गुस्से में ही रहते थे। खुशी ने डीजे के दोनों कानों को पकड़ते हुए कहा, चल मेरे घोड़े टिक टिक। डीजे ने हंसते हुए कहा, शेरनी, क्या आप हमारी कमर तोड़ना चाहती हो? खुशी ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। डीजे कमजोर हो गए। डीजे की कमर खुशी के थोड़े से वजन से टूट गई। डीजे स्ट्रांग नहीं है, खुशी के विराज बहुत स्ट्रॉन्ग है। खुशी की बात सुनकर डीजे ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, तुम्हारे विराज से ज्यादा मैं स्ट्रिंग हूँ। रुको, मैं तुम्हें फिर से घुमाता हूँ। कहते हुए डीजे ने खुशी को अपनी गोद में दिया और उसे गोल गोल घूमने लगे। लिविंग रूम में डीजे और खुशी के हंसने की आवाज गूंज रही थी। वही विराज इस वक्त बेहद सीरियस लग रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था और वह एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। दूसरी तरफ कई सारे विदेशी लोग नजर आ रहे थे। उन सब के चेहरे डिफरेंट थे, शायद वह अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते थे। विराज में बेहद कर्कश आवाज में इंग्लिश में कहा, नेक्स्ट हफ्ते होने वाली मीटिंग में मैं आ रहा हूँ, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कहते हुए विराज में ऑनलाइन मीटिंग कट कर दी और गुस्से से टेबल पर हर पटकते हुए कहा,
बहुत शौक है ना किंग के सामने ऊंची आवाज में बात करने का। अब तुम सबको पता चलेगा कि किंग आखिर चीज क्या है। कहते हुए विराज ने अपने चेहरे से मास्क निकालकर साइड में फेंक दिया। अब विराज अंडरवर्ल्ड का किंग था। कुछ महीने पहले ही डीजे ने अपनी कुर्सी पूरी तरह से विराज को सौंप दी थी। हालांकि अंडरवर्ल्ड का काम अभी भी वही संभालते थे, पर अब ऑफिशियल तौर पर विराज अंडरवर्ल्ड का किंग था। लिविंग रूम में अभी भी डीजे और खुशी मस्ती कर रहे थे। दोनों इस वक्त कारपेट पर लेटकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। डीजे ने खुशी को अपने पेट पर लिटाकर उसके दोनों को गालों को खींचते हुए कहा, अच्छा मुझे बताओ, आपने इतने अच्छा परसेंट लाए हैं, आपको क्या गिफ्ट चाहिए? डीजे की बात सुनकर खुशी ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, हमें घूमने जाना है। विराज हमें घूमने के लिए लेकर जाते ही नहीं है, आप हमें घूमने के लिए लेकर चलो ना हैंडसम दादू। खुशी की बात सुनकर और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर डीजे के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए। डीजे ने कुछ सोचते हुए कहा, हम विराज से बात करेंगे। वैसे आपको घूमने के लिए कहाँ जाना है? खुशी ने पाउट बनाते हुए कहा, पता नहीं, बस हमें घूमने के लिए जाना है। हमारे सारे फ्रेंड्स घूमने के लिए जाते हैं, बस हम नहीं जाते। आपको पता है, पिछली बार धैर्य, धानी दीदी, अनु दीदी सभी घूमने के लिए गए थे, पर हम कहीं भी नहीं गए थे और विराज भी हमारे साथ ही थे। सब लोग हमें अपने साथ लेकर क्यों नहीं जाते? वो सब लोग हमसे अच्छे से बात भी नहीं करते। क्या वह हमारी फैमिली नहीं है? खुशी की बात है सुनकर डीजे कुछ कहता उससे पहले ही विराज ने पीछे से सर्द आवाज में कहा, उनमें से किसी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। विराज की ऐसी आवाज सुनकर खुशी डर के मारे डीजे से लिपट गई। डीजे ने उसे अपने सीने से लगाकर उठकर बैठते हुए कहा, विराज आप उसे डरा रहे हो। कहते हुए डीजे ने खुशी की तरफ देखा, जो कि उनके सीने में अपना चेहरा छुपाकर सिसक रही थी। विराज ने डीजे की बात को इग्नोर किया और तेज कदमों से चलते हुए उनके पास आ गए। उसने झटके से खुशी को डीजे से अलग करके अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, रो क्यों रही हो? विराज ने खुशी की आंखों में आए आंसू की तरफ देखते हुए कहा। खुशी ने सुबकते हुए कहा, क्योंकि आप हमें डांट रहे हो, इसलिए हमें रोना आ रहा है। विराज ने खुशी को घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें कब डांटा? खुशी ने पाउट बनाते हुए कहा, आपने अभी अभी तो कहा कि वो हमारे कोई नहीं है, वह भी गुस्से में। विराज ने खुशी को कंधों से पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा, क्योंकि उनमें से किसी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर हम वहाँ पर क्यों रहते हैं? मेरे सारे फ्रेंड्स जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर रहने वाले सभी उनकी फैमिली है, तो फिर वो हमारी फैमिली क्यों नहीं है? आप मुझे धैर्य, धानी दीदी, अनु दीदी के साथ खेलने भी नहीं देते हो। विराज में खुशी को गुस्से से घूरते हुए कहा, तो तुम उनके साथ खेलना चाहती हो? विराज की गुस्से से भरी आवाज सुनकर खुशी ने उसके पैरों से लिपटे हुए कहा, नहीं, हमें किसी के साथ नहीं खेलना, हमें सिर्फ आपके साथ रहना है। खुशी को इस तरह से विराज से डरते हुए देखकर डीजे ने कहा, विराज, आप उसे इस तरह से अपनी मर्जी से जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उसकी खुद की भी मर्जी होगी, उसे पूरा हक है अपनी मर्जी से जीने का। डीजे की बात सुनकर विराज गुस्से से डीजे को देखने लगा। डीजे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, ये सब कुछ बंद कीजिए और चलिए, लंच का वक्त हो गया है, हमें लंच कर लेना चाहिए। विराज ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, चलो फ्रेश होने के लिए। कहते हुए विराज खुशी को अपनी गोद में लेकर अपने रूम में लेकर आ गया। इस मेंशन में विराज के लिए भी एक प्राइवेट रूम था, जो कि काफी लग्जरियस था। खुशी के रूम के मुकाबले ये रूम काफी बड़ा था। इसका थीम ब्लैक और ग्रे कलर से डेकोरेट किया गया था। विराज खुशी को लेकर बाथरूम में आ गया, जिस पर अभी भी चॉकलेट का चिपचिपापन था। उसने टिश्यू पेपर से खुशी के चेहरे को अच्छे से क्लीन किया और उसके हाथों को धोने लगा। खुशी अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर विराज को देख रही थी। उसने विराज की तरफ देखते हुए कहा, आप ख्वाहिश से नाराज हो? खुशी के सवाल पर विराज ने कुछ नहीं कहा। विराज को खुद से बात ना करते हुए देखकर खुशी का चेहरा लटक गया। कुछ देर बाद विराज खुद फ्रेश होकर और खुशी को कपड़े चेंज कर वापस लिविंग रूम में लेकर आ गया। खुशी का उदास चेहरा देखकर डीजे ने प्यार से कहा, क्या हुआ मेरी शेरनी को? मैंने आज आपकी फेवरेट चीज बनवाई है।
आपको छोले भटूरे पसंद है ना? देखो मैंने आपके लिए छोले भटूरे, आलू के पराठे, सब कुछ बनवाए हैं। अपनी फेवरेट चीजों का नाम सुनते ही छोटी सी खुशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुशी से कहा, थैंक यू सो मच हैंडसम दादू, आप सबसे बेस्ट हो। कहते हुए खुशी ने प्लेट की तरफ देखा और फिर विराज की तरफ देखने लगी। विराज उसे अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था। इतनी बड़ी होने के बाद भी वह अपने हाथों से लंच नहीं करती थी। अभी भी विराज उसे अपने हाथों से खिलाता था। जब कभी विराज उसके पास नहीं होता था तभी खुशी अपने हाथों से खाती थी, पर उसे विराज के हाथों से खाना ही पसंद था। डीजे मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रहे थे। विराज ने खुशी के चेहरे की तरफ देखा, उसे अपनी गोद से नीचे उतारते हुए कहा, आप यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए विराज अपने हैंड वॉश करने के लिए चला गया। डीजे ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, आपके छोटे से दिमाग में अब क्या चल रहा है, बोलो। खुशी ने पाउट बनाते हुए कहा, हम विराज से करेंगे कि हमें घूमने के लिए जाना है, क्योंकि आपने तो उनसे बात ही नहीं की। आप झूठ बोल रहे थे ना कि आप विराज से कहोगे कि वो हमें घूमने के लिए लेकर चले। खुशी की शिकायत सुनकर डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने झूठ नहीं कहा था, मैं उसे से पूछने ही वाला था, पर आप तो जानती हो ना कि वो कितना गुस्सा करता है। डीजे की बात सुनकर खुशी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मतलब आप विराज से डरते हो। कहते हुए वह अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। खुशी की बात सुनकर डीजे ने उसे घूरते हुए कहा, छोटा शैतान, मैं किसी से नहीं डरता। तुम भूल गई तुम्हारे हैंडसम दादू सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। डीजे की बात सुनकर खुशी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, तो फिर विराज से कहो ना कि वो खुशी को घूमने के लिए लेकर चले। हम तीनों मस्ती करने के लिए जाएंगे। हम तीनों फैमिली है ना। खुशी की बात सुनकर डीजे के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट और आंखों में हल्की नमी आ गई। फैमिली, यही तो वह चीज थी जो डीजे के पास नहीं थी, पर विराज और खुशी के उनकी लाइफ में आने के बाद उनकी यह कमी पूरी हो गई थी। अब वो जब तक जिंदा थे बस इन दोनों के लिए जीना चाहते थे। उन्होंने प्यार से कहा, हम एक फैमिली है, हम तीनों की हैप्पी फैमिली। डीजे के इतना कहते ही विराज वहां पर आ गया। उसने खुशी और डीजे की तरफ देखते हुए कहा, क्या बातें कर रहे हो आप दोनों। खुशी ने विराज की तरफ देखा और उसे गले से लगाते हुए कहा, हम तीनों एक फैमिली है ना विराज, जैसे वह सब लोग एक फैमिली है वैसे। खुशी की बात सुनकर विराज ने डीजे की तरफ देखा, जिनके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट और आंखों में हल्की नमी थी। विराज ने खुशी के सर को सहलाते हुए कहा, हाँ, सिर्फ हम तीनों एक फैमिली है। हमारी फैमिली में हमारे अलावा कोई और नहीं है। अब चलो, अब हमें घर के लिए निकलना है। विराज की बात सुनकर डीजे के चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। विराज ने डीजे की तरफ देखते हुए कहा, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, हम रोज यही आते हैं, बस सोने के लिए उस घर में जाते हैं। कहते हुए विराज ने खुशी को गोद में उठाया। वहीं विराज की बात सुनकर डीजे को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, कल मेरी शैतान को लेकर जल्दी आना, उसके बिना मेरा दिल नहीं लगता। कहते हुए डीजे में खुशी की तरफ देखते हुए कहा, मेरी शेरनी, ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। कहते हुए डीजे में एक बड़ा सा चॉकलेट खुशी के सामने कर दिया। विराज ने खुशी को पकड़ने से पहले चॉकलेट को उसके हाथ से लेते हुए कहा, आज के लिए इसने 2 चॉकलेट खा ली है, ये कल खाएगी। कहते हुए विराज ने चॉकलेट को अपनी पैंट की पॉकेट में डाला और खुशी का हाथ पकड़ लिया। खुशी का छोटा सा चेहरा लटक गया, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने डीजे की तरफ देखते हुए कहा, बाय बाय हैंडसम दादू, हम कल आएंगे आपसे मिलने के लिए। कहते हुए विराज के साथ मेंशन के बाहर आ गई। विराज और खुशी सिंघानिया मेंशन छोड़ने के बाद कुछ दिनों बाद वापस सिंघानिया मेंशन में शिफ्ट हो गए थे, जिसके पीछे की वजह सिर्फ विराज और राम सिंघानिया जानते थे। डीजे को भी पता नहीं चला था कि आखिर विराज दोबारा सिंघानिया मेंशन रहने के लिए तैयार क्यों हो गया, पर उन्होंने कभी भी विराज को किसी चीज से नहीं रोका था। इस बार भी उन्होंने विराज का सपोर्ट किया, पर विराज खुशी को लेकर सैटरडे संडे डीजे के मेंशन में ही रहता था और ज्यादातर वक्त उसका यहीं पर बीतता था, इसलिए डीजे को भी अकेला फील नहीं होता था। कुछ देर बाद उनकी कार सिंघानिया मेंशन के लिए निकल चुकी थी। विराज के सीने पर अपना सर रखकर लेटी हुई थी।
उसने खुशी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, विराज, आप बड़े होने के बाद हमसे शादी करोगे ना? विराज, जो कि एक हाथ से लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। खुशी की बात सुनती ही उसकी उंगली रुक गई। उसने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, यह क्या कह रही हो आप? विराज को इस तरह से गुस्से से बात करते हुए देखकर खुशी ने डरते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। विराज ने खुशी का चेहरा अपने सीने से बाहर निकालकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने पूछा कि क्या कहा आपने? खुशी ने मासूमियत से कहा, आप खुशी से शादी करोगी ना? खुशी की बात सुनकर विराज ने उसे घूरते हुए कहा, आपसे किसने कहा? खुशी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, वह रिया है ना, हमारी क्लासमेट। वह बोल रही थी कि वह बड़ी होने के बाद अपने भैया से शादी करेगी क्योंकि उसके भैया उसे बहुत प्यार करते हैं। आप भी तो हमें बहुत प्यार करते हो ना? हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने कहा कि हम आपसे शादी करेंगे। आप हमसे शादी करोगी ना? कहते हुए खुशी की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। विराज ने खुशी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अभी आप बहुत छोटी हो, इसलिए फालतू बातें अगली बार से आप नहीं कहोगी। समझ आया आपको? चुपचाप सो जाओ। कहते हुए विराज खुशी के सर को सहलाने लगा। अपने सवाल का जवाब न मिलते हुए देखकर खुशी का मुंह बन गया, पर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और चुपचाप विराज के सीने पर अपना सर रख कर लेट गई। आधे घंटे के बाद उनकी कार सिंघानिया मेंशन के सामने मौजूद थी। विराज ने लैपटॉप को बंद किया और खुशी उठाते हुए कहा, खुशी, आंखें खोलो। विराज की आवाज सुनकर खुशी ने आंख खोलते हुए कहा, हम पहुंच गए। विराज ने अपना सर हिलाया और खुशी का हाथ पकड़कर कर से बाहर आ गया। खुशी ने मेंशन की तरफ देखा। मेंशन को देखकर उसका मुंह बन गया। इस मेंशन में उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। विराज खुशी के साथ मेंशन के अंदर आ गया। मेंशन के अंदर आते ही खुशी का ध्यान लिविंग रूम में बैठी हुई पूरी सिंघानिया फैमिली पर गया, जो कि एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। विराज हमेशा की तरह उन सबको इग्नोर करता हुआ खुशी को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। तभी राम सिंघानिया ने तेज आवाज में कहा, विराज। राम सिंघानिया की आवाज सुनकर विराज के कदम उसकी जगह पर रुक गए। उसने पीछे पलटकर देखा तो राम सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सी हमारे पास आए। विराज ने राम सिंघानिया को घूरते हुए कहा, मुझे आपके पास आने का कोई शौक नहीं है। कहते हुए विराज राम सिंघानिया को इग्नोर करते हुए खुशी का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। राम सिंघानिया ने गुस्से से विराज के साथ चल रही खुशी की तरफ देखते हुए कहा, जब देखो तब इस अनाथ मनहूस लड़की को लेकर घूमता रहता है, इसी की वजह से हमारा विराज अब हमसे दूर हो गया है। राम सिंघानिया की बात सुनकर विशाखा जी, जो कि उनके बगल में बैठी हुई थी, उन्होंने धीरे से कहा, आप क्यों उस छोटी सी बच्ची को कोसती रहते हैं? उसने क्या किया है? विराज पहले से ही ऐसा था, वह हमारे बीच में कभी भी घुल मिलकर नहीं रहा है। विशाखा सिंघानिया की बात सुनकर राम सिंघानिया ने गुस्से से कहा, वह भी इसी लड़की की वजह से हुआ है, पता नहीं कब हमारे बच्चे का पीछा छोड़ेगी। राम सिंघानिया की बात सुनकर दंश, जो कि चुपचाप बैठा हुआ था, उसने सीढ़ियों से ऊपर जाती छोटी सी खुशी की तरफ देखते हुए कहा, आप बेफिक्र में उससे नफरत कर रहे हो दादाजी, वह तो कितनी प्यारी है। मेरी एक गलती के बाद अब वो मुझसे कभी बात नहीं करती। कहते हुए दंश के चेहरे पर उदासी आ गई। विराज खुशी को लेकर बड़े से रूम में आ गया। यह उसी का रूम था। इसी से अटैच उसने खुशी के लिए एक छोटा सा रूम बनवाया था, जो कि लड़कियों के कंफर्ट जोन के हिसाब से डेकोरेट किया गया था। खुशी के लिए रूम बनवाया जरूर गया था, पर वह तो सिर्फ विराज के ऊपर ही सोती थी। उसे विराज के ऊपर लाकर सोने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वह विराज के रूम में उसी के बेड पर सोई थी। विराज ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, आप बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आया। कहते हुए विराज वहां से जाने लगा। उसकी बात सुनकर खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें नहीं नहाना है, हमें आलस आ रहा है। कहते हुए खुशी बेड पर लेट गई। विराज ने उसे घूरते हुए कहा, मेरे आने से पहले नहा लेना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए विराज वहां से चला गया। खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, आपसे बुरा कोई है भी नहीं, और बाथरूम में घुस गई।
खुशी को इस तरह से गुस्से से जाते हुए देखकर विराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। खुशी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी और नाराज होने के बाद उसके सिर्फ एक डिमांड होती थी कि उसे चॉकलेट चाहिए और उसे ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाने देता था, पर फिर भी खुशी चुरा चुरा कर छुपकर कई सारी चॉकलेट खा जाती थी। खुशी बाथरूम में जाकर मुंह बनाकर बाथरूम के फ्लोर पर बैठ गई। उसे नहाने में बहुत आलस आता था। बचपन से उसके सारे काम विराज ही करता था, यहाँ तक कि उसे नहलाता भी वही था। कभी कभी उसे खुद से नहाना पड़ता था, जो कि आलसी खुशी के बस की बात नहीं थी। उसने खुद से कहा, हम क्या करें, कहते हुए खुशी जाकर बाथटब के अंदर बैठ गई। उसने अपनी छोटी सी बॉडी से अपने कपड़े रिमूव किया और वहां पर लगी हुई एक बटन प्रेस कर दी। बाथटब ऑटोमेटिक था, इसलिए बटन प्रेस करते ही वहां पर अपने आप गर्म पानी भरने लगा। खुशी आराम से लेटी हुई थी। कुछ ही देर में पानी भर चुका था और खुशी मजे से वहां पर सो गई थी। वहीं अंदर विराज कॉल पर किसी के साथ बात कर रहा था। उसने बेहद गुस्से भरी आवाज में कहा, सिर्फ 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। 2 दिन के अंदर अंदर मुझे उन सभी की लोकेशन पता करके बताओ। अगर 1 मिनट भी ज्यादा लगाया तो तुम्हें खुद के बारे में पता लगाने की जरूरत पड़ेगी। कहते हुए विराज ने कॉल कट किया और वापस रूम में आ गया। वो लगभग आधे घंटे के बाद वापस आया था, पर खुशी अभी तक बाथरूम से नहाकर बाहर नहीं आई थी। विराज ने तेज आवाज में कहा, खुशी, पर खुशी ने कुछ नहीं कहा। विराज को अब गुस्सा आ रहा था। वह जल्दी से बाथरूम के दरवाजे के पास आ गया। उसने दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो अंदर उसे खुशी कहीं भी नजर नहीं आई। विराज जल्दी से अंदर आया तो उसका ध्यान बाथटब में मजे से लेटी खुशी पर गया, जिसकी गर्दन से ऊपर तक पानी भर चुका था। खुशी को इस तरह से पानी के अंदर सोते हुए देखकर विराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, खुशी। विराज के अचानक से चिल्लाने की वजह से खुशी घबराकर उठकर बैठ गई। इस तरह से अचानक से बैठने की वजह से उसका पैर स्लिप हो गया और भाव बाथटब के अंदर गिर गई। विराज दौड़ता हुआ बाथटब के पास आया। उसने झटके से खुशी को हाथों से पकड़कर बाथटब से बाहर निकाला। खुशी गहरी गहरी सांस ले रही थी। ज्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से उसकी बॉडी रेड हो गई थी। विराज ने गुस्से से खुशी के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैंने आपको नहाने के लिए कहा था, इस तरह से पानी में सोने के लिए नहीं। क्या आपका दिमाग खराब है? अभी कुछ हो जाता तो। कहते हुए विराज की पकड़ खुशी के कंधे पर मजबूत हो गई। विराज की दांत की वजह से और उसके इस तरह से जोर से कंधे दबाने की वजह से खुशी की आंखों में आंसू आ गए थे, पर उसने अपने मुंह से आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जब भी विराज गुस्से में होता था खुशी काफी ज्यादा डर जाती थी। वैसे तो विराज ज्यादा टाइम उसके साथ प्यार से ही बर्ताव करता था, पर विराज का गुस्सा खुशी को डराने के लिए काफी था। खुशी को चुप देखकर विराज ने उसका छोटा सा चेहरा ऊपर करके देखा तो उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। विराज ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करके खुशी को अपने सीने से लगा लिया। खुशी ने रोते हुए कहा, हमें आलस आ रहा था, इसलिए हमें नींद आ गई। हमने कहा था ना, हमें नहीं नहाना है, फिर आपने जबरदस्ती हमें बाथरूम में क्यों भेजा? सारी गलती आपकी है। कहते हुए खुशी सुबकने लगी। विराज ने घूरकर इस बदमाश बच्ची की तरफ देखा, जो खुद की गलती उसके ऊपर डाल रही थी। विराज ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और खुशी को खुद नहलाने लगा। खुशी चुपचाप विराज के बातें मानकर बैठी हुई थी और इतने अच्छे से उसकी बॉडी को क्लीन किया और एक तौलिए से उसे अच्छे से लपेटकर अपनी गोद में लेकर रूम से बाहर आ गया। खुशी ने उसके सीने पर अपना कर रखा हुआ था और उसने उसे क्लोजेट में लाकर सभी ड्रेस की तरफ देखते हुए कहा, आज क्या पहनना है आपको? खुशी ने क्लोजेट में अपने ड्रेस की तरफ देखा। क्लोजेस्ट रूम काफी बड़ा था। वहां पर खुशी के लिए हर तरह के कपड़े थे और आधी जगहों पर विराज के लिए। खुशी ने एक रेड कलर की ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें वह पहनी है। विराज ने जल्दी से जाकर वह ड्रेस निकाल और खुशी के पास आकर उसे पहनने लगा। खुशी चुपचाप अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर विराज को देख रही थी। विराज ने उसे अच्छे से रेडी किया और ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाकर उसके बाल बनाने लगा। खुशी ने क्यूट सी स्माइल के साथ मिरर से विराज और खुद को देखते हुए कहा, देखा आप और खुशी कितने ब्यूटीफुल लगते हैं साथ में, बिल्कुल एक कपल की तरह।
खुशी की बात सुनकर विराज के हाथ जो उसके बालों को सुलझा रहे थे, उसने घूरकर मिरर की तरफ देखा, जहां पर खुशी मुस्कुराते हुए उसे और खुद को देख रही थी। विराज ने कुछ भी नहीं कहा और उसके बाल बनाने लगा। खुशी विराज के कुछ न बोलने की वजह से मुंह बनाकर बैठ गई। उसके बाल बनाने के बाद विराज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लास्ट टाइम ही मैंने आपको वार्निंग दी थी। इस बार आपको 80% से ज़्यादा % लाने हैं, पर आप 60 लेकर आए। पूरे 20% काम तो। अब आपको 20 डेज तक पनिशमेंट मिलेगी। आप अपना होमवर्क 5 टाइम्स करोगी और अगर एक भी मिस्टेक निकली तो आपकी एक दिन के चॉकलेट को कट किया जाएगा। विराज की बात सुनकर खुशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अगले ही पल जोर जोर से रोते हुए कहा, ये तो गलत है ना, आप हमसे इतनी मेहनत नहीं करा सकते, हमारे हाथों में दर्द होगा। विराज ने खुशी को घूरते हुए कहा, मैंने जो कह दिया वह कह दिया, अब चुपचाप अपनी पनिशमेंट कंप्लीट करो। विराज की बात सुनकर खुशी ने आंसू भरी आंखों से विराज की तरफ देखते हुए कहा, सी आप बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे। कहते हुए खुशी ने अपनी स्कूल बैग उठाए और भागकर अपने रूम में चली गई। जब भी वह विराज से गुस्सा होती थी, वह अपने रूम में चली जाती थी, पर आधी रात को वापस विराज के ऊपर जाकर सो जाती थी क्योंकि उसे अकेले तो नींद नहीं आती थी। विराज ने एक नज़र खुशी की तरफ देखा और अपने रूम से निकलकर उसी के बगल में बने छोटी से स्टडी रूम के अंदर चला गया, जिसमें जाने की इजाज़त सिर्फ विराज को थी। कभी कभी खुशी भी उसके पीछे पीछे यहाँ पर आ जाती थी। विराज ने कभी भी उसे यहाँ आने से मना नहीं किया था, पर बाकी सिंघानिया परिवार के किसी भी इंसान को इस रूम के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। रूम में चारों तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर लगे हुए थे, जिन पर कुछ शो हो रहा था। विराज जाकर एक कीबोर्ड के सामने बैठ गया और तेजी से कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। उसकी नज़रें पूरे टाइम हर एक लैपटॉप, हर एक कंप्यूटर पर मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मशीन हो। दूसरी तरफ खुशी अपने बेड पर लेटकर रो रही थी। उसने रोते हुए विराज के रूम के दरवाजे की तरफ देखा। उसने अपने साइड से रूम का दरवाजा लॉक कर दिया था, पर वह जानती थी उसके लॉक करने के बाद भी विराज आसानी से अंदर आ सकता है। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, अभी तक हमें मनाने के लिए नहीं आए, आप बहुत बुरे हैं, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, पक्की वाली कट्टी कर लेंगे। इतना सारा होमवर्क कोई देता है, हमारे छोटे छोटे हाथों में दर्द होगा ना, किसी को परवाह ही नहीं है खुशी की। खुशी के ब्यूटीफुल हाथ इतना सारा लिखने के बाद रेड हो जाएंगे। कहते हुए खुशी उठकर बैठ गई। उसने अपने आंसू साफ किए और उनका दरवाजा खोलकर रूम में आ गई। रूम में विराज को ना देखकर उसने खुद से कहा, विराज कहाँ चले गए? ये सोचकर उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो समझ गई कि विराज जरूर अपने काम को करने के लिए गया है होगा। विराज 2 से 3 घंटे से पहले वापस नहीं आएगा। ये सोचकर खुशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद से कहा, अब हम खेलने के लिए जाएंगे। देविल तो हमें धैर्य, धानी दीदी और अनु दीदी के साथ नहीं खेलने देते, पर अब हम खेलने के लिए जाएंगे। कहते हुए खुशी अपने छोटे छोटे कदमों से चलती हुई रूम के बाहर आ गई। कॉरिडोर में आते ही उसके चेहरे पर अजीब सी चमक नजर आने लगी और उसे अकेले मेंशन में नहीं घूमने देता था। उसे विराज के न होने पर रूम में ही रहने को कहा जाता था। वैसे तो विराज से ज़्यादा टाइम अकेला छोड़कर नहीं जाता था, पर फिर भी जब ज़रूरत हो वो खुशी को सख्त वार्निंग देकर जाता था कि वो रूम में ही रहे। ममता जी बचपन से लेकर अब तक मेंशन में ही थी और वही खुशी का ध्यान रखती थी और उनके अलावा किसी और सर्वेंट को खुशी के आसपास भी नहीं आने देता था। धीमे कदमों से चलती हुई खुशी कॉरिडोर के कोने पर बने एक रूम के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने जल्दी से आसपास देखा और रूम के दरवाजे पर अपना हाथ मारते हुए कहा, दरवाजा खोलो। खुशी के हाथ मारने की वजह से धैर्य, जो कि इस वक्त अपने रूम में धानी और अनु के साथ कुछ बात कर रहा था, उसने खुद से कहा, ये तो क्यूटी पाई की आवाज़ है, वो यहाँ पर क्या कर रही है? कहते हुए धैर्य जल्दी से दरवाजे के पास आ गया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर खुशी खड़ी थी, जो चमकती आंखों से उसे ही देख रही थी। खुशी को इस वक्त अपने पास देखकर धैर्य ने हैरानी से कहा, क्यूटी पाई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना कि भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम हमारे साथ बात करो। स्कूल में ही तो इतनी मुश्किल से बात करती हो,
अगर यहाँ पर भाई को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। खुशी ने हंसते हुए कहा, वह तो काम कर रहे हैं, वह 1-2 घंटे से पहले वापस नहीं आएंगे। हमें उन्होंने पनिशमेंट दी है कि हमें एक होमवर्क को 10 टाइम्स करना होगा। ये तो गलत है ना, हम कैसे इतना सारा काम करेंगे, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए। चलो ना कुछ खेलते हैं। कहते हुए खुशी उछलते कूदते हुए रूम के अंदर आ गई। अंदर आते ही उसका ध्यान धानी और अनु पर गया। उन दोनों को देखकर उसके चेहरे पर और बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने उन दोनों के पास आते हुए कहा, धानी दीदी, अनु दीदी, चलो ना कुछ खेलते हैं। धानी और अनु जो पहले खुशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, अब वो दोनों खुशी से बहुत प्यार करती थी। उन दोनों ने कहा, पर भाई को पता चल गया तो वैसे हम क्या खेलेंगे। धानी और अनु का सवाल सुनकर खुशी अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोचे लगी। कुछ देर बाद उसने एक साइड होते हुए कहा, हम चारों मिलकर लूडो खेलते हैं। खुशी की बात सुनकर धैर्य ने कहा, ठीक है। उसने जल्दी से लूडो का बोर्ड बेड पर रखते हुए कहा, जल्दी से बताओ किसको कौन सा कलर चाहिए। खुशी ने कहा, हमारा रेड। अनु ने कहा, ग्रीन। धानी ने कहा, येलो। धैर्य ने कहा, तो फिर बचा ब्लू। तो मैं ब्लू ले लेता हूँ। खुशी ने कहा, जल्दी से स्टार्ट करो ना वरना हमारे देविल आ जाएंगे। खुशी की बात सुनकर धैर्य हंसने लगा। तभी उनके कानों में दंश की आवाज पड़ी। धैर्य, वो मुझे तुमसे, कहते हुए अक्षय चुप हो गया। उसका ध्यान खुशी पर गया। दंश को देखते ही खुशी बेड से कूदकर खड़ी हो गई। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हमें नहीं खेलना। कहते हुए खुशी रूम बाहर भाग गई। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर दंश ने कहा, अभी आता हूँ। उसने जल्दी से जाती हुई खुशी को पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा, ऐसे क्यों भाग रही हो? क्या मैं तुम्हें भूत नजर आता हूँ जो मुझे देखते ही भागने लगती हो? दंश को इस तरह से खुद को पकड़ते हुए देखकर खुशी ने गुस्से से कहा, तुम हमें छोड़ो वरना हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। छोड़ो। कहते हुए खुशी दंश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। दंश ने कहा, जंगली बिल्ली, रुको। खुशी ने अपनी नीली नीली आंखों में गुस्सा भर के उसे घूरते हुए कहा, हमारा नाम खुशी है, समझ आया तुम्हें? खुशी के गुस्से से लाल चेहरे को देखकर दंश के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई।